आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप अपने जॉब के बाद सिर्फ 2 घंटे अपने पैशन या स्किल्स के लिए निकालिए। जब आपको ऐसा लगे कि वो स्टेज है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली अपना पैशन परस्यू कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप जॉब छोड़ भी सकते हैं। आपने किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया या आपकी वजह से किसी का अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के बर्थ में एनिमल के बर्थ में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सेम चीज़ करके गए और हमने भी वही किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ऐसा जीवन मिला है तो इस जीवन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि लोगों की लाइफ में हम कितना इनपुट डाल पाते हैं, हम कितना लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर पाते हैं। मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छा जरिया है आपको खुद से कनेक्ट कराने का। मेडिटेशन करने से उनको सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको सही और गलत का पता लग जाएगा। मेडिटेशन में अगर हम खुद अपनी सोल से कनेक्ट होकर जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मान लीजिए, और हम उस पर ध्यान करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसके सॉल्यूशंस आने लगते हैं। जी, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। मेरी कलम में आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेयर्स ऑफ लाइफ। इसकी लेखिका है नीलम सिंह जी। नीलम जी एक बिजनेस वूमन है, साथ ही साथ वो एक ऑथर भी हैं और सूर्य ऊर्जा पर काफी काम कर चुकी हैं। आइए बातचीत करते हैं नीलम जी से। नमस्ते नीलम जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। नीलम जी, आपने किताब लिखी है स्टेयर्स ऑफ लाइफ, तो मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। कई लोग ऑथर बनना चाहते हैं, किताबें लिखना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अरे मैंने तो कभी कुछ ज़िंदगी में लिखा ही नहीं है। तो क्या आप शुरू से ही एक अच्छी राइटर थी? नमस्कार मैम। एक्चुअली किताब लिखने का सिलसिला मेरा कोई बचपन से नहीं था। ना मैं कभी कोई ऐसे बहुत बुक रीडर टाइप की स्टूडेंट्स रही थी। जैसे कुछ मैंने देखा था अपनी स्कूल्स में, कॉलेज में कि काफ़ी बच्चे बुक्स पढ़ते थे, बट उस टाइम में बिल्कुल भी बुक रीडर्स नहीं थी। बट जस्ट यहाँ पे जब मैं अपना कॉलेज करने के बाद जैसे अपना सीए की प्रिपरेशन कर रही थी, सीए फाइनल्स में, तो मैं दिल्ली में पीजी में थी। तो वहाँ पे मेरी एक रूममेट थी, तो वो बहुत बुक रिव्यूज़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें करती थी, तो देखती थी कि बहुत बुक पढ़ती है। तो फिर उसने बोला कि दी एक बार आप भी ट्राई करो, बुक पढ़ के देखना स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ये बहुत बोरिंग होता है बट मैंने कहा मेरे को ऑडियो और वीडियोज़ तो ठीक है, बट मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा तुम तो इतनी सारी बुक्स पढ़ लेती हो, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2019 में मैंने जस्ट ऐसे ही, पहले तो 1 साल में ही कुछ 1-2 बुक्स मेरी कंप्लीट्स हुई। बट मेरे को बुक्स पढ़ने का फिर ऐसा शौक चढ़ गया। मैंने काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी, काफ़ी सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, जैसे किसी की बायोग्राफीज़ होती हैं। तो उसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस दिखे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि अगर इससे मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट आ रहा है, और मेरे को थोड़ा-सा मतलब किसी की भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में या उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में बहुत मतलब खुद ही इंटरेस्ट था इस चीज़ में। तो मैंने कहा कि अगर मान लो बाई चांस अगर मैं खुद अपनी बुक लिखती हूँ, तो इससे अगर किसी एक पर्सन को भी बेनिफिट होता है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि मैं जैसे आजकल मैंने देखा है काफ़ी लोग रील्स बनाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बट एज ए एंटरप्रेन्योर मेरे लिए अभी थोड़ा-सा चैलेंजिंग है टाइम निकालना उतना। तो मैंने सोचा कि हाँ, बुक लिखने में हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, जब मेरे पास टाइम हो तब मैंने बुक लिख दिया। तो मेरे को अभी जस्ट लास्ट 2 टू 3 इयर्स होंगे जभी से मैंने बुक्स पढ़ना, और इवन अब तक तो मैंने मोर देन 500 बुक्स पढ़ चुकी होंगी। ओह! हाँ जी, तो यहीं से मेरा बुक्स पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, और बुक्स पढ़ने की वजह से ही मैंने फिर बुक लिखने का सोचा। हुँ। तो आपका ये फ़ेज़ चल रहा था जिसमें आप बहुत सारी किताबें आप पढ़ रही थी, फिर हाँ। आपके मन में ये विचार आया कि किताब लिखते हैं। तो फिर आपने ये जो किताब लिखी है ये स्टेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन की सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ।
तो ये टाइटल कैसे आया? ये टाइटल जीवन एक्चुअल में क्या है कि हमें हर कदम पे हमारी एक सीढ़ी होती है कि जैसे हमें पहले स्कूलिंग करना होता है, फिर कॉलेज, देन जॉब, स्टडी, जो भी है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, देन बेबीज, तो हर एक स्टेज है। तो हर सीढ़ी पे हमें एक प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे या तो हमारे पास सही सॉल्यूशन होता है या कभी कभी हमारे पास सही सॉल्यूशन नहीं होता। तो कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक सीढ़ी पे आके रुक जाते हैं, और रुक क्या जाते हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और अगर अगर भगवान ने हमें ये एक खूबसूरत सी जिंदगी दी है, तो हमें प्रॉब्लम को एक बहुत पूरी लाइफ ना मान के जस्ट उसको एक फेज ऑफ लाइफ मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उसी से एक फेजेस ऑफ लाइफ है। तो फेजेस से जस्ट मेरे हस्बैंड है, तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या रखना है चाहिए इसका। तो हमने सोचा, तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को इस चीज़ में काफ़ी, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, तो उन्होंने भी मेरे को सजेस्ट किया कि हाँ, कि ये स्टेयर्स ऑफ लाइफ एक शायद इसके लिए एक सही नाम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जिंदगी के हर पड़ाव की बात की हुई है कि पहले कॉलेज लाइफ हो गई, फिर हमारा एक मैरिड लाइफ हो गई, फिर देन एक मिड लाइफ जो क्राइसिस होते हैं। तो इसीलिए यही सोच के हमने सोचा कि स्टेयर्स ऑफ लाइफ ये बेस्ट शायद इसका नाम होगा। जी। तो नीलम जी, इस किताब में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने लिया है टॉपिक 7 ब्रिजेस। यस यस 7 ब्रिजेस ऑफ सक्सेस, शायद यस यही नाम यस है। यस। तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि सक्सेस अगर कोई पाना चाहता है तो ये कौन से ब्रिजेस हैं? ओके, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी भी हैं। मेरे अपनी लाइफ का खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने अनुभवों से भी, और जो दूसरों जो लोग और भी सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफी से या उनकी बुक्स से मैंने जो देखा है, मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें ना जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें कॉमन होती हैं, बट शायद हर किसी का ध्यान उस चीज़ पे नहीं जाता, या फिर हम अपनी लाइफ में इतना कंफर्ट जोन में होते हैं कि हम वो नई चीज़ अपनी लाइफ में ग्रैब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मैंने बात की है 7 ब्रीजेस ऑफ सक्सेस। ऐसे तो सक्सेस देखिए किसी भी एक चीज़ से, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी एक चीज़ से सक्सेस आपको मिल जाएगी, बट इट्स ए कॉम्बिनेशन। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और सक्सेसफुल की भी हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। किसी को बहुत फेम चाहिए, किसी को बहुत मनी चाहिए, किसी को एक हैप्पी फैमिली चाहिए, मतलब हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन है। बट अगर आपको सोसाइटी में लोग जानते हैं, आपको हर कोई पहचानता है आपके अच्छे कामों की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद हम एक इंसान हैं और वहीं पे जो एनिमल्स होते हैं सेम, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना, बच्चों को जन्म देना एंड देन डेथ, ये उनका एंटायर प्रोसेस ऑफ लाइफ होता है। अगर ह्यूमन हम लोग भी यही करने लग जाएं कि खाए पिए सो जाए, ठीक है, उसके बाद ठीक है बेबीज हो गए, फिर वो बड़े हो गए, देन उसके बाद डेथ, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपने किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, या आपकी वजह से किसी का अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद उस बर्थ, आपके बर्थ में और एनिमल के बर्थ में, मतलब हम लोगों के बर्थ में एनिमल के बर्थ में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सेम चीज़ करके गए और हमने भी वही किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ऐसा जीवन मिला है, तो इस जीवन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि लोगों की लाइफ में हम कितना इनपुट डाल पाते हैं, हम कितना लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसी सोच के मैंने ये कुछ 7 ब्रीजेस ऑफ सक्सेस बनाए हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ग्रेटिट्यूड क्या है कि आजकल आप देखेंगे 90% लोग, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लाइफ को लेके ग्रेटिट्यूड ही फील नहीं करते। उनको लाइफ को लेके ना हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या अपने रिलेशंस को लेके, मेरे चाहे वो हस्बैंड का रिलेशन हो, वाइफ का रिलेशन हो, मदर का, डॉटर का, एनी रिलेशन, तो उनको हमेशा आपस में कंप्लेंट्स ही रहती हैं, बट कभी भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते कि थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ।
चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी सक्सेस है, इवन फेलियर भी। अगर आपकी लाइफ में फेलियर भी आ रही है तो वो भी किसी रीजन की वजह से ही आ रही है, क्या पता आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छा होने वाला हो। तो हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स यूनिवर्स, इवन टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब वट एवर आपको ऐसा लगता है, आप किसी के लिए भी, जिसको आपको लगता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है। और सबसे पहले आप देखोगे कुछ लोग, अगर मैं जैसे ऐसे बात करूंगी तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, क्योंकि उनका नेगेटिव माइंडसेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है। बट मैं उन लोगों को भी यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग अपनी फाउंडेशन के जरिए कुछ लोगों से मिलते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, मतलब लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं। बट अगर आप कोई फिजिकली चैलेंज नहीं हो, आप एकदम सही हो, आपकी बॉडी प्रॉपर, आप प्रॉपर सुन पा रहे हैं, प्रॉपर देख पा रहे हैं, प्रॉपर चल पा रहे हैं, प्रॉपर खा पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स गॉड या यूनिवर्स, जिनकी वजह से हम, या अपने पेरेंट्स जिनकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं। तो ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए एक छोटी छोटी सी चीज़ है। अगर मान लो किसी ने आपको एक स्माइल, या किसी की वजह से आपने एक स्माइल करी, तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है कि आपकी वजह से, आपके जीवन में किसी की वजह से खुशी आई, वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। बट हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। बट अगर जब हम धीरे धीरे फोकस करने लगेंगे जो हमारे पास हैं, और उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करने लगेंगे, उनके लिए थैंकफुल होने लगेंगे, तो आप खुद बिलीव करोगे, इवन खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, या जो भी चीज़ अपने लाइफ में चाहते हो, ये जिन चीज़ों के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और आप खुद भी करके देखिए तो आप खुद भी ये सेम चीज़ फील करेंगे। तो जब आपने एक बार ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद चीज़ें क्या आती हैं कि कुछ लोग ना पास्ट में उलझे रहते हैं, कि भाई मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ना भी खराब कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट। बट पास्ट इज पास्ट। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट को, अगर चाहे वो आपका अच्छा है चाहे बुरा है, इवन जब आप उस फेज में होंगे ना, तो शायद आप उस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे। बट हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो गई कि अब वो पास्ट आपका बुरा हो गया, ठीक है, तो आपको उस चीज को जस्ट लेट आउट करके मूव ऑन करना चाहिए कि ठीक है, और फॉरगिव करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ सकते। तब तक चाहे किसी भी स्टेज में आप पहुंच जाए, आप की लाइफ में वो चीज़ घूमती रहेगी आपके माइंड में। और अगर आपने एक बार फॉरगिव कर दिया उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस किसी भी, जो भी आपको परेशान कर रही है पास्ट की जो भी चीज़, तो फिर आप उस चीज़ को इजीली लेट इट भी कर पाएंगे, और अपनी नेक्स्ट जो प्लानिंग है, चाहे वो आपका करियर हो गया, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो गया, चाहे आपकी सक्सेस हो गई, तो वो आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, अपने प्रेजेंट पे फोकस कर पाएंगे। और जब आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को भी अच्छा बना पाएंगे। तो पहले आप थैंकफुल कीजिए, फिर आप अपने पास्ट की सारी चीज़ों को भूल के आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और जब आप आगे की चीज़ों पे प्लानिंग करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, और फिर वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है अपने सेल्फ बिलीव की। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ तो जाते हैं, बट अगर हमारे पास खुद पे ही भरोसा नहीं होता, तो खुद के भरोसे ना होने की वजह से ना, हम चाहे हमारी इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो, आपकी जो इनर सोल है वो बहुत स्ट्रांग हो, बट आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो कोई सेकंड पर्सन आएगा कहेगा अरे नहीं नहीं, तुम क्या क्या इतना बड़ा सोच रहे हो, तुम नहीं कर सकते, तो आप बहुत जल्दी डाउन आ जाओगे। तो बट अगर आप खुद पे भरोसा रहोगे तो वहां पे अगर एक की जगह 10 लोग भी खड़े होंगे ना कि तुम नहीं कर सकते, बट फिर भी आप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा है। और जब आप खुद पे भरोसा करने लग जाओगे ना, तो एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब और लोग भी आप पे भरोसा करेंगे। क्योंकि इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा जी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप धीरू भाई अंबानी को देखते हैं, आप रतन टाटा जी को देखते हैं, या अदानी है, इन्होंने सिचुएशंस को नहीं देखा, इन्होंने दूसरों के ओपिनियंस को नहीं देखा, उन्होंने खुद पे देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ,
या खुद पे भरोसा किया। तो अगर आप खुद पे भरोसा करोगे तो लाइफ में लोग पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, बट अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो वो आपकी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी, आप रुकोगे नहीं। उसके बाद हमने जैसे मैं आपको बहुत हम डिटेल्स में बात करेंगे तो ये बहुत टाइम भी लेगा, तो मैं इन शॉर्ट में ही आपको चीज़ें आप खुद भी बुक्स पढ़ेंगे, जैसे रीडर्स बुक्स पढ़ेंगे तो शायद उनको उसमें ज़्यादा डिटेल में पता लग पाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि उसके बाद जैसे मैंने इस पे बात करी है अपनी एसोसिएशंस पे भी कि देखिए आप खुद पे भी भरोसा करते हैं, आपने पास्ट को भी आपने आगे की प्लानिंग भी कर ली, आप थैंकफुल भी हो रहे हैं, बट आपकी अगर एसोसिएशन अच्छी नहीं है, मतलब आप बहुत अच्छी कहावत है कि आप जिन 5 लोगों के बीच में रहते हैं आप छठे वैसे ही इंसान बन जाते हैं। कंपनी आपका बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपने बहुत अच्छा सोच लिया, आपने बहुत अच्छे ड्रीम्स बना लिए, बट आपकी सोसाइटी ऐसी, सॉरी सोसाइटी नहीं बोलूँगी मैं, आपकी सर्कल ऐसा है या वो 5 लोग जो आपके साथ एसोसिएट है वो ऐसे हैं जो कहेंगे कि अरे नहीं इन सब में क्या रखा है, तो वो आपको डाउन डाउन लेके जाएंगे, वो आपको उस चीज़ में आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि अरे हम कैसे ऐसे 5 लोगों को ढूँढे। मैं ये कहती हूँ कि अगर ठीक है आपके पास आपकी फ़ील्ड में जैसा आप जिस भी फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास अगर ऐसे 5 पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं, बाई चांस, वैसे अगर आप ढूँढोगे तो बिल्कुल मिलेंगे, बट अगर नहीं मिल पा रहे हैं फिर भी, तो 5 ऐसी बुक्स पकड़ लीजिए, जिसमें आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। 5 ऐसे, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, 5 ऐसे रिलेटेड पर्सन्स को फ़ॉलो कर लीजिए। 5 ऐसी यूट्यूब्स आजकल इतना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको उस एरिया से कनेक्टेड लोग मिल जाएँगे, ठीक है? तो एसोसिएशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में भी देखा है, बाकी और लोगों की लाइफ में भी देखा है कि अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी है ना, अगर आप किसी फ़ेज़ आपका ऐसा भी आता है कि आप डाउन जा रहे हो, तो वो ही 5 लोग, अगर आपका अच्छा एसोसिएशन है तो वो आपको गिरने नहीं देंगे। वो आपको पुश कर के फिर से आगे बढ़ा देंगे। तो आपका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप शराब की बोतल में दूध भी लेके जाओगे तो लोग आपको शराबी ही समझेंगे। तो आपकी एसोसिएशन, आप किन लोगों के साथ बात कर रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे नहीं है तो आप बुक्स उस तरीके से पढ़िए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि साथ के साथ अपनी फैमिली में भी जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बट कुछ फैमिलीज़ में अगर नहीं सपोर्ट कर रहे उस चीज़ को, तो या फिर उनको पता भी नहीं है, क्योंकि पहले के लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता होती, तो आप बुक्स पे उस चीज़ से रिलेटेड एरियाज़ को पढ़िए। फिर हमने जैसे इसमें ये भी बात करी है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप सारी चीज़ें करते हैं बट आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना जानते, तो वहाँ पे भी आप पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका एसोसिएशन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, बट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने वो छोड़ दी, तो आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो खुद आपके पास आ रही है। जैसे एक बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ पे बिल गेट्स ने बोला इंटरव्यूअर को कि ये लो ब्लैंक चेक और आप इसमें जितना चाहे अमाउंट भर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स माय जॉब। उन्होंने कहा नहीं आप फिर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स माय जॉब। तो फिर वो बिल गेट्स खुद हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने उसको ग्रैब ही नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटी भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, हर किसी की फेज में एक अपॉर्चुनिटी आती है, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसको ग्रैब करते भी हो या नहीं करते। और दूसरी बात, मेरा सजेशन ये है कि देखिए हर किसी का अपना अपने ओपिनियन होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको एक हाई जंप देगी या आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करेगी, तो आप उसको ओके कर दीजिए। और फिर चाहे आपको पता भी नहीं है कि वो काम कैसे होना है, बट ओके करने के बाद आप उस चीज को सीखिए कि अब ये कैसे करना है, क्योंकि आपको उतना टाइम मिलेगा। तो ये सारा क्रक्स है। बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो लोग भी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करते हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो शायद ये एक बहुत ही
अच्छा एक क्रक्स हो जाता है जहाँ पे हम चीज़ों को स्मूथली और थोड़ा-सा फास्टली हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाते हैं। ओके, नीलम जी, आपने अभी हमें 7 ब्रिजेस ऑफ सक्सेस बताए। इसके बाद आप लेती हैं प्यूबर्टी का टॉपिक, और प्यूबर्टी में तो मने कितने ही पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, कितने ही लोगों को लगता है कि अरे प्यूबर्टी में तो इनसे क्या ही बोलो कुछ। तो ये आपने जो प्यूबर्टी के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसमें इस फेज़ में जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं वो क्या हैं? एक्चुअली प्यूबर्टी एज एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट फेजेस ऑफ लाइफ ही है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है व्हेन प्यूबर्टी अराइज जहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हुँ। और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते इस एज में, और पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% कौन गलत है या कौन सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फेज़ में कम्युनिकेशन बेस्ट सॉल्यूशन है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो प्यूबर्टी में नीलम जी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, उनकी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रेशर भी डेवलप हो रहा होता है। तो इसके साथ बच्चे कैसे डील करें? हाँ, इस एज में क्या होता है कि काफ़ी बच्चों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इन केस ऑफ गर्ल्स कह लो या फिर बॉयज़ भी कह लो, या फिर गर्ल्स कुछ बॉडी प्रॉब्लम से भी आते हैं, या फिर ये कह लो कि जैसे हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पे गर्ल्स के, और बॉयज़ का कह लो कि जैसे उस टाइम पे बियर्ड आने लग जाती है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस एज में कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो समझ नहीं पाते कि इस टाइम इस एज में वो किससे बोलें, क्योंकि वो पेरेंट्स से इतने ओपन अप नहीं होते हैं। तो उनको वो सोचते हैं, फिर वो अपने जो साथ के ही बच्चे होते हैं, अब वो भी सेम उसी उसी एज में होते हैं और वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो वो ही उनको क्या सही गाइडिंग गाइडिंग करेंगे। तो मतलब वो आपस में ही बात करके और उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बट उनको भी नहीं पता होता कि ये सही सॉल्यूशन है या नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है कुछ लोगों की, तो उनको बहुत कॉम्प्लेक्स सा फील होने लग जाता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो अपने आप को ना हाइड करके रखना चाहते हैं बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है उस केस में पेरेंट्स को भी और अगर टीचर्स को भी खुल के बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप बहुत, जैसे पहले टाइम में बात नहीं करते थे, चाहे पेरेंट्स हो गए, चाहे टीचर्स हो गए, बट अब वो वाला टाइम है, क्योंकि यूट्यूब सारी चीज़ें हैं, बट कई बार उनको अपने सेम एज ग्रुप से सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अपने माइंड में लेके चलने लग जाते हैं, और कई गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं जो उनके लिए शायद कभी तो एज फॉर बॉडी या फिर एज फॉर माइंड उनके लिए सही नहीं होता। तो इस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि मेनली पेरेंट्स और बच्चों को उन चीज़ों पे खुल के बात करनी चाहिए आपस में। अगर बच्चों को भी एज उस तरीके से कंफर्टेबल बना देना चाहिए पेरेंट्स को, कि ताकि वो खुल के अपनी बात रख पाएँ। और मैं बच्चों को भी ये बोलूँगी कि अगर ठीक है आप पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या कोई भी एक ऐसे टीचर जिनके साथ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, बट मैं ये कहूँगी एल्डर। क्यों? क्योंकि जो आपके सेम एज ग्रुप के हैं, वो आपको वही गाइडेंस देंगे, जो वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वही उनके भी माइंड में चल रहे होंगे। तो किसी एक ऐसे पर्सन से आप ज़रूर मॉनिटर करें, कि ताकि आपको लाइफ में आगे आके प्रॉब्लम ना हो। जी। कई बच्चे इस एज में सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो सेल्फ डाउट, जो जिसको सेल्फ डाउट हो जाए वो क्या करे? इस एज में क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस एज को ना मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्फिनिटी ना लेके चलें कि हाँ भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, या पेरेंट्स तो मुझे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं तो शायद अभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं हूँ, बट मैं सोचता हूँ मैं तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बट इस चीज़ में ऐसा करना चाहिए कि सेल्फ डाउट इसलिए होता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या मैं इस चीज़ में उनको खुद पे भरोसा रखना ज़रूरी होता है।
अब उनको छोटी-छोटी चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, छोटे-छोटे ऐसे क्विज़ करने चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार अगर इस एज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया, तो फिर आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये एज इतनी पीक एज होती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं इस सिचुएशन में, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ अपने में रहना चाहते हैं। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से हो रहा है। वो आजकल जैसे पहले फैमिलियां इकट्ठी होती थी तो सब एक दूसरे के साथ बैठते थे, बट आजकल बच्चे नहीं इंटरेस्ट दिखाते। क्यों? क्योंकि वो मतलब पसंद ही नहीं करना चाहते, या कहते हैं कि भाई कुछ उनके कम्युनिकेशंस गैप होते हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं, हम अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने सर्कल के साथ कंफर्टेबल है बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा-सा पेरेंट्स और बच्चे दोनों का ही है पार्ट, कि दोनों को ही एक दूसरे को इन्वॉल्व करना शुरू करना चाहिए। जी। और क्या-क्या चैलेंजेस हैं प्यूबर्टी पीरियड में जिसके बारे में आप बात करती हैं? इसमें हमने काफ़ी चीज़ों पे बात किया है वैसे तो, जैसे कि हमारे इस टाइम पे बॉडी इमेज बॉडी एक इमेज, हाँ। बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा, एक करियर बहुत बड़ा पॉइंट होता है, कि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम कौन सा करियर चूज़ करें, किस फील्ड में जाएं, किस में नहीं जाएं, वो उनको खुद ही नहीं पता होता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे एक भीड़ सी होती है कि सब ये कर रहे हैं तो हम भी यही कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ है, क्योंकि शायद मैं अपने अगले फेज में एक चीज़ बोलूँगी आपको, कि एक एज आने के बाद भी कुछ लोग ना अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने करियर के लिए। तो अभी वो वाली जो एज होती है, इस एज में अगर आप सोच सकते हो, आप अपना चॉइस ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी से ही सही डिसीजन लेना चाहिए। अभी ये नहीं कि हाँ सब ये कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ, या मैं भी यही कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए करियर के ऊपर, क्योंकि करियर हमारा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर हमने अभी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी जो हमने कुछ 5 इयर्स मेहनत कर ली, तो आगे के 50 इयर्स बहुत अच्छे होंगे। और अगर अभी 5 इयर्स इस एज में ऐसा होता है, अभी जो 5 इयर्स हमने मौज मस्ती में काट दिया, करियर पे ध्यान नहीं दिया, तो आगे 50 इयर्स फिर आप लगे रहो, फिर ये वाली चीज़ भी आ जाती है। तो करियर बहुत अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट से लेना चाहिए, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। बाकी इसमें हमने और भी एरियाज़ को कवर किया है, जैसे पीयर ग्रुप्स हो गया, कि आपका सर्कल कैसा है, या फिर मैं ये बोलूँगी कि जैसे इस टाइम पे हमारा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो नीलम जी, अभी आप टीनेजर्स की बात कर रहे थे, उसमें एक बॉडी शेमिंग का भी आपने पॉइंट उठाया। तो ये बहुत कॉमन है बॉडी शेमिंग करना, क्योंकि हमको एक आइडिया है कि हाँ, ये ब्यूटीफुल होता है और ये ब्यूटीफुल नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हमने बॉडी इमेज वाला एक चैप्टर भी लिखा है। तो उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। बट मैं चिल्ड्रंस को भी यही बोलना चाहूँगी, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके ना लें। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी है ना, ये गॉड गिफ्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ने एक इतना सुंदर सा गिफ्ट आपको दिया है, अगर आप उसमें कमियां निकाल रहे हैं, देखिए बीमारी इज द डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एक्चुअल में हैं, आपका कलर चाहे कैसा है, आपकी बॉडी चाहे कैसी है, आप लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं चाहे, ये आपका एक गॉड का गिफ्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने गॉड के दिए हुए गिफ्ट की, अगर आप उसमें कमियां निकाल रहे हो, या कोई और पर्सन कमियां निकाल रहा है और आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो ये आप उसके गिफ्ट की तौहीन कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको, अपनी बॉडी को एज ए गॉड गिफ्ट, अगर इस चीज़ को लेके चलोगे, तो कभी आपको इन्फीरियरिटी फील नहीं होगी। कभी आप, कोई कहेगा भी ना, तो आप उसको ये कह दोगे कि आई लव माई सेल्फ। और जिस दिन आपने ये खुद से फील करना शुरू कर दिया कि आई लव माई सेल्फ, तो कोई कितना भी कह ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि खुद से प्यार करना, क्योंकि आप दूसरों को तभी प्यार कर पाओगे जब आप खुद से प्यार करोगे। क्योंकि आजकल आपने देखा भी होगा कि लोग बहुत जल्दी दूसरों से नहीं इतना वो कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके खुद में खालीपन होता है।
जब आप खुद से ही खाली हैं तो आप दूसरों को क्या दे पाओगे? तो वही वाली चीज़ है बॉडी शेमिंग में भी, कि जब आप खुद से प्यार करोगे तो कोई आपकी बेइज़्ज़ती, कोई आपको हर्ट ही नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ भी बोलेगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि जी, आप खुद से प्यार कीजिए। जी। साथ ही साथ इस एज में हमको अ, बहुत पीयर ग्रुप का प्रेशर भी रहता है कि ऐसा बनो, ऐसा करो। तो बच्चे पीयर ग्रुप के प्रेशर को कैसे रेज़िस्ट करें? बिल्कुल, ये एज ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एक्चुअली, क्योंकि एक टाइम आने के बाद ना किसी को समझाना नहीं पड़ता, वो खुद समझने लग जाते हैं, खुद उनको समझ में आने लग जाता है। बट ये एज सबकी ही होती है ऐसी कि उनको ना इस टाइम पे जो बहुत लाइटनिंग वाला होता है ना, वो बहुत सबको अच्छा लगता है। बट एक्चुअल में अच्छा और बुरा किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हमारा सबका सर्कल भी वही होता है, और हमें उस टाइम मेंटरिंग करने वाला या गाइड करने वाला भी हर किसी की फैमिली में नहीं होता। मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आपका सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ऐसे सर्कल के साथ हो, देखो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि आपकी एसोसिएशन या आपकी पीयर ग्रुप अच्छा है या बुरा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना जिन लोगों के साथ रह के आपको दूसरों से नज़रें मिलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ रहने में पूरे प्राउड के साथ चल रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका सर्कल अच्छा है। क्योंकि ये मैंने एक जस्ट बेसिक सा पॉइंट बोला है, इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स है, कि जैसे कि जो आपका अगर गुड एसोसिएशन होगा तो वो आप हमेशा आइडियाज़ के बारे में बात करेगा, हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेगा। वहीं जो आपका एसोसिएशन अगर ऐसा हो, वो दूसरों की मतलब लोगों के बारे में ज़्यादा बात करेगा कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा, मतलब एक तरीके से बुराइयाँ टाइप। या फिर जो आपका अच्छा एसोसिएशन होगा, वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा, यस यू कैन डू इट। और वहीं जो आपका एक तरीके से जो पॉजिटिव सर्कल नहीं होगा, वो आपको कहेगा अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, अरे छोड़ना, एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंजॉय, ऐसा नहीं कि आपका अच्छा सर्कल आपको एंजॉय नहीं कराएगा, वो भी एंजॉय कराएगा, बट वो आपको एंजॉय के साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए पुश भी करेगा। बट अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, तो वो सिर्फ इंजॉयमेंट, चिलिंग और सिर्फ आगे बढ़ने की कभी बात नहीं करेगा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका सर्कल कैसा है। कि तो मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि जब आपको फ़ील होने लगे कि हाँ, आप अपने सर्कल के साथ रह के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, आप खुद समझ जाएँगे। हो सकता है वो सर्कल चोरी में इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है किसी और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो और तो आप खुद ही समझ जाना कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू चेंज योर सर्कल। तो अब आपको ज़रूरत है अपना सर्कल चेंज करने की, नहीं तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी। वहीं पे अगर आपका अच्छा सर्कल है तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भई, आपके पेरेंट्स को खुद फ़ील हो जाएगा कि जब आप खुद उनके साथ वो आइडियाज़ या कुछ भी चीज़ें आपकी बातों से ही पता लग जाएँगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस एज में आपको अपने पीयर्स ग्रुप पे एक ईगल आई व्यू रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी टाइम है। जी, नीलम जी, साथ ही साथ मैंने देखा है, आपने भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि कुछ बच्चे पैसे की तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं और साथ ही साथ उनको लगता है जल्दी से कमाओ और निकलो यहाँ से, फास्ट मनी, फास्ट बक। तो ये और इससे वो ट्रैप में भी फँस जाते हैं कई बार। कई लोग हम अपने सर्कल के आस-पास देखें, तो हम कई ऐसे लोगों को ढूँढ लेंगे जो कि फँसे हुए हैं इस ट्रैप में, मनी ट्रैप में, कि फँस गए फिर जल्दी से पैसा कमाना है, फिर आप फँस गए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, ऐसा इंसिडेंट्स तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में काफ़ी सुना है, और मैंने इसीलिए इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर भी लिखा है। कि इवन आप इस एज की बात कर रहे हो, इस एज के साथ-साथ मैंने देखा है कि काफ़ी मैच्योर एज में भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आजकल।
क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि लोग थोड़ा शॉर्टकट से पैसा कमाना ज़्यादा ही एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हाइलाइटेड हो गया है ना कि चाहे लोग रियल लाइफ में उतना उनके पास उतना पैसा ना हो, बट वो सोशल लाइफ में या सोशल मीडिया लाइफ में ऐसा शो कर रहे होते हैं कि उनके पास कितना पैसा है या वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो कितना मतलब स्पेंड कर रहे हैं। बट यही देख के कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे हमें भी ऐसा चाहिए, अरे हमें भी ऐसा ही करना है। अगर हो सकता है सामने वाले पर्सन के पास आईफ़ोन हो, तो उन बच्चों को भी लगता है कि नहीं हमें भी अभी आईफ़ोन चाहिए, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल्स में ही हो, बट उनको आईफ़ोन चाहिए। बट शायद फैमिली कंडीशंस अलग-अलग हो सकती हैं, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग-अलग हो सकती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ठीक है पेरेंट्स नहीं दे रहे ना, तो अब हमको अपने शौक पूरे करने के लिए हम खुद कमाते हैं। तो वो खुद क्या करते हैं, जैसे आजकल बैटिंग ऐप बहुत चल गए हैं। आजकल तो एक ऐसा भी ट्रैप आ गया है कि जो क्रेडिट ऐप्स होते हैं, बच्चे क्या करते हैं उनको शॉर्टकट पैसा मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो जस्ट पैन आधार लेते हैं। कुछ तो आई थिंक ऐप ऐसे भी है जो बिना पे आजकल तो नहीं देते, बट आई थिंक कुछ साल पहले देते थे। तो बिना पैन आधार कार्ड के भी वो क्रेडिट ऑफर करते हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जस्ट 10,000 20,000, और इस एज में आई थिंक ये बहुत इनफ होता है बच्चों के लिए कि हाँ भाई ठीक है उनको पार्टी करनी है, एंजॉयमेंट करना है, इधर उधर जाना है। तो उनको लगता है कि ठीक है हम थोड़ा थोड़ा करके दे ही देंगे। उनको ये नहीं पता होता कि इस बिहाइंड द ऐप क्या चल रहा है। तो जब वो पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि भाई आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर देंगे, आपके मदर को बता देंगे, आपके फादर को बता देंगे। अब यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं। अब उनको यही समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि वो पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो उनको बताया ही नहीं। अब वो फिर क्या करेंगे, फिर और ट्रैप में फँस जाते हैं। एक तो ब्लैकमेलिंग हो रहा है, तो उससे वो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो पढ़ाई में ध्यान तो लगेगा ही नहीं। एक तो पढ़ाई इफ़ेक्ट हो गई, फिर दूसरा वो किसी और से माँगने लग जाएँगे कि भाई ठीक है किसी और से लेके दे दिया। अब फिर वहाँ पे जिससे लिए हैं आपने वो भी तो कभी आपने पैसे लेगा, फिर वहाँ से और ट्रैप में फँस जाएँगे। तो कभी-कभी तो बच्चे इतना मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो अपनी एजुकेशन भी छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे मैंने लिटरली देखा है कि डिप्रेशन की इतना हाई पीक पे पहुँच जाते हैं कि सुसाइड तक के केसेज़ हो जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स के सामने बोलने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि फिर डर होता है एक कि भई पेरेंट्स को बता देंगे, फिर डाँट पड़ेगी, वो पिटाई लगेगी, ये होगा। पर ये नहीं सोचते कि भई पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं। मुझे यहाँ पे बच्चों को भी ये बात बोलनी है कि आपकी लाइफ़ में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि हाँ, ठीक है आपका सर्कल आपका बहुत अच्छा है, वो आपका अच्छा सोच सकते हैं, बट पेरेंट्स आपकी लाइफ़ में एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपका कभी बुरा चाहेंगे ही नहीं। चाहे कैसी भी सिचुएशन, चाहे आप कितने बुरे ही क्यों बच्चे क्यों ना हो, फिर भी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। चाहे आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो अगर आप बाई चांस, पहले तो आप इस ट्रैप में फँसो ही मत। आपको कभी ऐसा लगता है तो आप सिचुएशंस को समझो कि आपके पेरेंट्स किस रीज़न की वजह से नहीं दिला पा रहे हैं कोई भी चीज़, या फिर किस वजह से आप जो पार्टी या किस कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस भी वजह से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से भी आप क्रेडिट ऐप्स यूज़ कर रहे हो या किसी भी बेटिंग ऐप से पैसे कमाना चाह रहे हो या किसी भी से भी पैसे ले रहे हो, तो आपको वो रिक्वायरमेंट एक्चुअल है किस लिए? तो अपने पेरेंट्स से अगर आपकी जेन्युइन रीज़न होगा तो पेरेंट्स डेफ़िनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बट अगर वो मना कर रहे हैं तो आप ये जानने की कोशिश करो कि वो क्यों मना कर रहे हैं। ये एज ऐसी होती है कि इस एज में समझ में भी नहीं आता। उनको पेरेंट्स ही गलत लगते हैं कि नहीं भई वो नहीं दे रहे। तो वही गलत है। उनको ये नहीं समझ में आएगा कोई कितना भी समझाएगा। बट मैं आपको बच्चों को ही बोलना चाहूँगी इस एज में कि आप इस एज में, शायद ये एज ऐसी होती है कि 12th, मोस्टली 12th या कॉलेज वाले जो एज होती है 11th 12th कॉलेज। तो कॉलेज में भी इतना नहीं होता, बट कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये चीज़ें होती हैं क्योंकि नया एकदम सर्कल बनता है, नई लाइफ होती है एकदम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर इनफ हो चुके हो कि आप सही गलत में फ़र्क करना सीख जाओ। और अगर आप सच में आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप साइड वर्क, एक राइट वर्क करो। ये नहीं कि शॉर्टकट से पैसे मत कमाओ। आप कोई जॉब साथ में सर्च कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है बट फिर भी मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, तो आपको ऐसा लगता है आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए। एक
एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए चुनिए, क्योंकि इस ट्रैप में फंसने के बाद ना आप फंसते ही चले जाओगे। आप ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक बहुत मेन बात बोलना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपके शुभ चिंतक हैं। अगर आप इस सिचुएशन में फंस भी गए हो ना, तो आप उनसे डिस्कस करो। एक बार को वो डांटेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपको डांटनी पड़ेगी, आपको डेफिनेटली डांट पड़ेगी, बट आपको वो आपकी सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। जो आप डिप्रेशन की स्टेट में जाके आप सुसाइड तक का सोच लेते हो, आप ये सोचो जब आप छोटे बच्चे थे, आपको टॉफी चाहिए होती थी, आपको कोई टॉय चाहिए होता था, आपको कोई साइकिल चाहिए होती थी, तो आप जिद करते थे कि भाई मुझे मम्मा ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। बट आज आप अपने आप को इतना बड़ा मानने लग गए हो कि अगर आपको कोई ज़रूरत है या आप किसी ट्रैप में फँस गए हो, तो आप क्या उनसे माँग नहीं सकते? आप शायद आप अपने आप को इतना बड़ा फ़ील कर रहे हो कि नहीं भई, अब मैं पेरेंट्स से नहीं माँग सकता, चाहे वो कोई भी एज हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन की स्टेट में जाने से अच्छा, वो सुसाइड की स्टेज तक जाने से अच्छा, आप अपने पेरेंट्स से उस पे खुल के बात करो, या जो भी आपको ऐसा लगता है, वो जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जो एल्डर जो आपको मॉनिटर कर सके सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात करो, ना कि वो डिप्रेशन की स्टेट में जाके सुसाइड करने से अच्छा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को उससे ज़्यादा दुख होगा। शायद वो आपका जितना भी क्रेडिट अमाउंट है वो पे करके आप भूल जाएंगे, आपको एक न्यू लाइफ की तरफ इंकरेज करेंगे। बट आप अगर सुसाइड कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये ट्रैप से बचने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल ये मैंने देखा है कि जो बहुत मैच्योर लोग हैं ना, वो भी इस चीज़ में बहुत फँस रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप मेहनत करो, शॉर्टकट से पैसे कमाने की जगह एक राइट वे में पैसे कमाओ। और जैसे आपने देखा है, अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, अदानी जी हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में मेहनत करके आज ये इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो जब वो कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बस वो उतना डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जी। तो ये जो आप बेटिंग ऐप्स वगैरह की बात बता रहे थे, तो आपके हिसाब से आपको इनसे दूर रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो बैटिंग एप्स हो गए या जो शॉर्टकट मनी हुँ, एक ऐसा ज़रिया है कि एट द एंड आपको नुकसान देगा ही देगा। जी। आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बेशक हो जाए, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो आपको डेफ़िनेटली प्रॉफिट नहीं होगा। तो नीलम जी, अभी हम बेटिंग ऐप्स वगैरह की बात कर रहे थे, या ऑनलाइन बड़े सारे ट्रैप्स होते हैं जिसमें बच्चे फँस जाते हैं। तो क्या ये उन बच्चों की मदद करेगा अगर वो बच्चे एक तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी कंपनी को मॉनिटर करें, और साथ ही साथ वो कुछ ध्यान भी करें? बिल्कुल मैम, इसमें क्या है कि अगर वो अपनी कंपनी को मॉनिटर करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनको फ़र्क होगा। वो मेडिटेशन करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल फ़र्क होगा। और मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपको खुद से कनेक्ट कराने का। और सबसे बड़ी बात है, मेडिटेशन करने से उनको सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको सही और गलत का पता लग खुद ब जाएगा। खुद। जी। खुद ब खुद उनको, शायद अभी अभी तक मैं फ़ोकस कर रही हूँ ना कि आप अपने किसी एल्डर से पूछिए, आप किसी हुँ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, किसी टीचर को इन्वॉल्व कीजिए। बट अगर अगर बच्चे मेडिटेशन करने लग गए, तो उनको इवन किसी उनको खुद ब खुद अपने आप, उनकी सोल, उनका खुद इनर सेल्फ हुँ। उनको गाइड करने लग जाएगा कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं नहीं ये सही है। तो आपका खुद ही जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, मेडिटेशन का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि मेडिटेशन में अगर हम खुद अपनी सोल से कनेक्ट होकर जब हम ध्यान करते हैं, हुँ, तो ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मान लीजिए, और हम उस पे ध्यान करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली उसके सॉल्यूशंस आने लग जाते जी, हैं। जिसको हम इंट्यूशन बोलते इंट्यूशन हैं। बोलते हैं। इंट्यूशन, अंदर की, बिल्कुल। भीतर की ट्यूशन। बिल्कुल, 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 इंट्यूशन होती है वो। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि यूनिवर्स ना आपको बहुत सारे तरीके से आपको गाइड करेगा। यस।
शायद वो आपको नेचर के हिसाब से गाइड कर सकता है, या वो किसी सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा सकता है, मतलब बट वो आपको पॉइंट आउट जरूर करेगा। अब आप कितना उस चीज को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये आपके ऊपर है। पर जैसे जैसे आप ध्यान ज्यादा हायर लेवल पे करना शुरू कर पाएंगे, आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, मतलब आप खुद सही गलत में अंतर करना सीख जाएंगे। जी, लेकिन बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि अरे ध्यान नहीं लगता, बहुत विचार आते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगी? ऐसे बच्चों को मैं यही कहूंगी कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक बच्चे की तरह ही है। हुँ, अगर आप उसको किसी चीज के लिए करने के लिए मना करोगे तो वो जरूर करेगा। आप कहोगे ना विचार नहीं लाने, विचार नहीं लाने, तो विचार जरूर आएंगे। बट अगर आप, मैं उन बच्चों को यही बोलूंगी कि ना, आप ये मत सोचो कि मुझे मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है। आप उसको काम की तरीके से मत लो। मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे, आपने बाहर देखा चिड़िया चहक रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, आप उन पे ध्यान लग जाओ, उनकी जो साउंड है उस पे फोकस करना शुरू कर दो, तो आपको लगेगा कि वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है। फिर आपको लगता है कि जब आप उन चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप जस्ट अपनी ब्रीथ पे फोकस हाँ, कीजिए। तो आप शांत हो जस्ट, जाएँगे। हाँ बिल्कुल। जब आपको लगेगा, मान लीजिए आपने अपनी आईज क्लोज की, आप बिल्कुल एकदम शांत पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ गए, और आपने आईज क्लोज की, और आपको लगेगा कि जस्ट आप ये मत काम मत दो अपने आप को, आप ये सोचो कि मुझे अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, कि ब्रेथ के जस्ट साथ एक हो ब्रीथ जाना इन, है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, बस आप, हाँ। फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, अब तो मैं फिर कुछ और सोचने लग गया। मान लो आपकी कोई स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी कहीं और आपका विचार जा रहा है, तो मैं कहूंगी फिर आपका, ठीक है, शुरू में ऐसा होगा, इट्स नॉर्मल। इसको ऐसा बिल्कुल ये मत लीजिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। आप ये सोचिए इट्स नॉर्मल, आप फिर से अपने ब्रीथ पे फिर से फोकस आप अपने कीजिए, श्वास के साथ जुड़ धीरे, जाइए। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे आपके साथ एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं ना, बट स्टॉप हो इसमें जाते हैं। बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं मैम। और मैं बस इसमें एक मेन चीज है कंसिस्टेंसी, हाँ, बिल्कुल। अगर बट आपको रेगुलर वो चीज करनी पड़ेगी, जी। ये है। तो आप इसके बाद जो जिस फ़ेज़ की आप बात करती हैं, वो है वर्क हार्ड एंड चिल। तो ये कैसे संभव है कि हम वर्क हार्ड करें या चिल करें, एक ही चीज़ कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्क हार्ड तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, बट वर्क हार्ड के साथ साथ हमें लाइफ को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। मीन्स लाइफ में आपकी चिल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्क हार्ड करते करते एक आपकी एक ऐसी एज आ जाए कि फिर आप चिल करने का आपका खुद ही मन ना करे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस एज में हमें जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो उस मोमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटियों के साथ साथ अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करें। क्योंकि लाइक आप अगर 7 डेज, आप 5 डेज वर्किंग है, तो आप उसमें से 1 डे आप चिल आउट भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। अगर आप 1 मंथ वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से आप, आई थिंक 1 वीक आप अपने लिए चिल आउट के लिए निकाल सकते हैं, या फिर 2 डेज आप अपने लिए चिल आउट के लिए निकाल सकते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो 2 डेज एटलीस्ट आप अपने 1 मंथ में चिल आउट के लिए निकाल सकते हैं, या फिर छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर जैसे आप 1 ईयर का ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप 1 ईयर काम करके, ठीक है, एक 1 वीक का एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट गैप लेंगे और सिर्फ जस्ट उसमें इंजॉयमेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ चिल भी बहुत ज़रूरी है। तो नीलम जी, इस स्टेज में लाइफ में हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें लगता है हम तो अपनी जॉब को बिल्कुल एन्जॉय नहीं करते। ना आप नौकरी छोड़ सकते हैं, ना आप उसको निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ये वो वाला हाल हो जाता है। तो लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाएँ और साथ ही साथ अपने पैशन को भी परस्यू करें? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने इस फ़ेज़ में हमने काफ़ी चैप्टर्स में डिस्कस किया है, तो इसमें से एक चैप्टर हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का भी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में कुछ लोगों का सिर्फ़ पैसा कमाना इज़ नॉट ए फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ तक मैं कहती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आप लोकेशन फ्री भी हो जाएँ, कि लाइक आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं, तो जी। इसको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम यस। कहते हैं। आपको टाइम बाउंडेशन ना हो,
तो कहीं न कहीं देखिए जॉब में करते रहना ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जॉब एक तरीके से आपको टाइम बाउंड कर देती है, ठीक है? बट हाँ, अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो वो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, या फिर आपका अपना खुद का कुछ भी काम है, तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, इवन टाइम फ्रीडम भी देता है कि आप कहीं पे भी रह के अपना काम कर सकते हो। बट जॉब के केस में ये थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि आपको उस प्लेस पे उतने टाइम के लिए जाना ही जाना है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होता, साथ ही साथ आप कितने लोगों की लाइफ में एक बैक पॉइंट पे खड़े होते हो, मतलब कितने लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर आपने किसी एक पर्सन की भी लाइफ में ग्रोथ का आप एक ज़रिया बने हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा कुछ, क्योंकि देखिए अपने लिए तो सभी करते हैं, बट आप अगर दूसरों के लिए भी करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के केस में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने पे फ़ोकस करेंगे तो शायद नहीं चीज़ें ईज़ी होंगी, बट आप एक ऐसा अपना करियर चूज़ कीजिए, अपना एक ऐसा पैशन सेलेक्ट कीजिए कि अपना जो भी आपको पसंद है, वो आपको कहीं पे भी बैठे, आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं और आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो, आपके ऊपर एक ऐसा ना हो कि भई नहीं मेरे पास तो इतना इनफ फंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं बिज़नेस की बात करती हूँ, जो टॉप बिज़नेसमैन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बिज़नेस से ही पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड घूम लेते हैं और उनका पैशन भी पूरा होता है। कि आप जितने चाहे आप पैशन किस कुछ भी हो सकता है, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक सिंगर हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप मतलब कुछ भी आपका जो भी पैशन है, तो आप उसको इस तरीके से एक उसका ऑरा क्रिएट कीजिए कि आप कहीं पे भी हो, आपका काम भी ना रुके और आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते जाएँ। अब जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, जब आप यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में सिर्फ़ एक इनकम से सारी चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एज़ अ कपल भी देखोगे तो बोथ पार्टनर्स वर्किंग होते हैं। तो मैं ये साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी जॉब से, अगर आप जॉब है और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप अपने जॉब के बाद सिर्फ़ 2 घंटे अपने पैशन या स्किल्स के लिए निकालिए। तो उससे क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे अर्निंग भी करने लग जाएँगे, और जब आपको ऐसा लगे कि वो स्टेज है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली अपना पैशन परस्यू कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप जॉब छोड़ भी सकते हैं। तो साथ के साथ अपने फाइनेंस में आप अपने पैसिव इनकम को जोड़ना स्टार्ट करिए, अपनी रेंटल इनकम को ऐड ऑन करना स्टार्ट कीजिए, अपना डिविडेंड इनकम को, मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ़ एक इनकम सोर्स ना हो कि आप अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कीजिए। तो आई थिंक वो भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम का ही पार्ट है। बाकी आप बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोगों के अनुभवों के बारे में बताएँगे। जी, नीलम जी, साथ ही साथ अब हम आते हैं जीवन के उस पड़ाव पर जहाँ पे आपको एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर बच्चे बड़े हो गए, अपने-अपने करियर्स में सेटल हो गए। अब इस पड़ाव में क्या? हाँ, जो हमारा थर्ड फेज़ है वो मिड लाइफ क्राइसिस, वो मेनली इसी के ऊपर बात करता है कि कैसे मतलब एक जनरेशन गैप इतना हो जाता है कि जहाँ पे सिर्फ 2 पेरेंट्स इतने सारे बच्चों को पाल देते हैं, वहीं पे सिर्फ चाहे कितने भी बच्चे हो, चाहे 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 हैं, उन पे सिर्फ 2 पेरेंट्स नहीं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता उनके साथ उनका। तो वो जनरेशन गैप ऐसा आता है कि जब पेरेंट्स तो बच्चों को बहुत खुशी से, चाहे वो बोल नहीं पा रहा है तो भी उसको इतनी खुशी से उनकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। चाहे किसी को भी पसंद नहीं होता है कि कोई जैसे बच्चे टॉयलेट्स कर देते हैं बेड में, या फिर उनको इतना इजीली सब कुछ खुशी-खुशी के साथ पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं। कभी उन पे गुस्सा नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए कि कोई बात नहीं बच्चा है। बट जब सेम ही सिचुएशन पेरेंट्स के साथ आती है, तो वहाँ पे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है, जहाँ पे
न्यूक्लियर फैमिलीज रहना पसंद कर रहे हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो बच्चों में शुरू से ही इस तरीके के संस्कार डेवलप किए जाए कि जो एक एज आने के बाद, जो वो एक ओल्ड एज होती है, जब वो खुद अपने लिए कमा नहीं पाते, जब वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, जैसे मदर्स होती हैं वो कुकिंग नहीं कर पाती, फादर्स होते हैं वो अर्निंग नहीं कर सकते, या फिर उनको कोई बॉडी टाइप प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी एक बेबी की तरह ही हो जाते हैं। अगर बच्चों का माइंडसेट इस तरीके से डेवलप किया जाएगा तो फिर हम शायद उनको ओल्ड एज में एक चिल्ड्रन की तरह देखेंगे, और फिर हम उनको एक बेबी की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर शायद जैसे आजकल बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं पेरेंट्स पे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो उनको एज ए बेबी की तरह एक तरीके से उनको कंसीडर करेंगे तो शायद वो इतना इरिटेट, इतना गुस्सा, और शायद जैसे अब डिवीज़न हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि फिर साथ नहीं रहना पसंद करते, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मैं बच्चों के लिए बोलूँगी, और मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलूँगी सेम चीज़ें भी, कि अगर, क्योंकि देखिए जनरेशन गैप है तो शायद थोड़े से विचारों में भी अंतर होगा डेफिनेटली। आपका लाइफस्टाइल अलग रहा होगा, बच्चों का अलग है। आपका पहनावा अलग था, बच्चों का अलग है, या फिर आपके काम करने का तरीका अलग है, बच्चों का तरीका अलग है। तो उसमें बच्चों के साथ थोड़ा-सा एडजस्ट करने की, एडजस्ट तो मैं कहूँगी कि मजबूरी का नाम मजबूरी हो जाती है, बट मैं एडजस्ट नहीं बोल के इसको बोलूँगी, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आप उसकी सिचुएशन में उसको सपोर्ट कीजिए, और बच्चे पेरेंट्स को उनकी सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे। तो जब एक दूसरे को हम सपोर्ट की नज़र से देखते हैं तो हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आता है। तो वहीं पे जैसे उनको उनकी सिचुएशन को समझिए कि ठीक है अब ये लाइफस्टाइल है, तो वहीं पे दोनों का पार्ट होता है कि अगर हम एक दूसरे की सिचुएशंस को समझेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स को, तो आई थिंक शायद कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। तो नीलम जी, आज हम चाहेंगे आपसे कि आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ ऐसी किताबें शेयर कीजिए जिन्होंने आपके जीवन में एक परिवर्तन ले आई जो। हाँ जी, बिल्कुल, बुक्स का तो बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे मैंने अपने बुक्स में भी काफ़ी बुक्स सजेस्ट करी हैं, तो जिसमें से एक बुक बहुत फेमस भी है, आपने भी सुना होगा कि द सीक्रेट, बहुत अच्छी बुक है। एंड उसके बाद आप बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैं बुक्स। जी। बाकी एक आपकी भी बहुत फेमस बुक है मैम, जैसे ध्यान से क्या होगा, वो बुक भी मुझे लगता है कि मेडिटेशन के ऊपर भी काफ़ी लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए। जी, धन्यवाद नीलम जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत नीलम जी के साथ। आज नीलम जी ने जीवन के काफी सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला, और उनके चैलेंजेस पर भी। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। लव एंड लाइट।